नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आती होंगी और आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती होंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस, इस टाइम पे पता है वोटिंग का टाइम चल रहा है और ईवीएम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो एक मन में ख्याल भी आता है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द वोटिंग अगर ईवीएम ख़राब हो जाए तो मतलब कैसे वोटिंग होगी उस टाइम पॉसिबल। तो इस पे हम लोग एक बात कर लेते हैं। सो वोट देते समय ईवीएम खराब हो जाए या पर्ची पर अलग निशान छपकर आए तो क्या करना है, जानिए। ये सब पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू ऑल पीपल शुड नो, बिकॉज ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, हक है। सो वी ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन फुल फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन। ईवीएम में हेरफेर के मामले में सजा के बारे में पूछे जाने पर चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि एक प्रावधान के तहत सजा 2 साल थी, जबकि प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर एक अलग प्रावधान के तहत 6 महीने की सजा थी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की मांग कराने वाले को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जजों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने की राय नहीं मानी। इसके पक्ष में दिए गए तर्कों को भी कुछ सवालों के साथ कोर्ट ने एक तरह से ही कर दिया। जज ने यह जानना चाहा कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तो ऐसा करने वालों के लिए सजा का क्या प्रावधान है। ऐसे में हम ईवीएम से जुड़े कुछ कानूनी सवालों के जवाब जानते हैं। अगर वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब हुई तो 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 58 में कहा गया है कि अगर किसी चुनाव में किसी मतदान केंद्र पर कोई भी मतपेटी गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की कस्टडी से ले ली जाती है या फिर गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दी जाती है या बैलेट बॉक्स खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसके साथ परिणाम को प्रभावित करने के स्तर की छेड़छाड़ की जाती है या किसी भी वोटिंग मशीन के वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान कोई मैकेनिकल एरर हो जाती है या कोई भी ऐसी एरर या अनियमितता जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका हो तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत चुनाव आयोग को मामले की रिपोर्ट करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद या तो उस मतदान केंद्र पर मतदान को रद्द घोषित कर सकता है या फिर उस मतदान केंद्र पर नए सिरे से मतदान का दिन, वक्त, जगह तय कर सकता है। अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि उस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या फिर वोटिंग मशीन की खराबी या प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो चुनाव आयोग ईसीआई रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे निर्देश जारी करेगा जो चुनाव के आगे संचालन के लिए सही होगा। बूथ कैप्चरिंग पर क्या है नियम। जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 135 ए के मुताबिक जो कोई भी बूथ कैप्चरिंग का अपराध करेगा उसे जेल की सजा होगी। यह अवधि 1 साल से कम नहीं होगी, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। अगर ऐसा अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया हो तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग में यह गतिविधियां भी शामिल हैं। किसी मतदान या केंद्र मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी के द्वारा कब्जा करना, मतदान अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीनें सरेंडर करने के लिए मजबूर करना या ऐसा कोई काम करना जो चुनावों के संचालन को प्रभावित करता है। किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लेना और केवल अपने समर्थकों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना और मतदान को रोकना। किसी भी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर करना या डराना या धमकाना और उसे वोट डालने के लिए मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर जाने से रोकना। किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा वोटों की गिनती के लिए किसी स्थान पर कब्जा करना, मतगणना अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीनों को सरेंडर करने के लिए कहना और ऐसा कुछ भी करना जो वोटों की काउंटिंग को प्रभावित करता हो।
ये सारा चीज़ें अगर होती हैं तो इससे क्या है कि आप लोगों को सज़ा हो सकती है और हो सकता है कि आप लोगों को फ्यूचर में इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आए और आप लोगों को जेल भी हो सकती है। पेपर स्लिप पर प्रिंटेड किसी विवरण के बारे में शिकायत के मामले में किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा? जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई मतदाता नियम 49M के तहत अपना वोट दर्ज करने के बाद आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा जनरेट की गई पेपर स्लिप में जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया उसकी जगह किसी और कैंडिडेट का नाम या सिंबल दिखाया गया है, तो पीठासीन अधिकारी को इस आरोप के संबंध में वोटर से एक लिखित डिक्लेरेशन लेना होगा। इससे पहले उसे झूठा शपथ पत्र देने के परिणाम से भी आगाह करना होगा। अगर वोटर उप नियम 1 में निर्दिष्ट लिखित डिक्लेरेशन देता है तो पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17A में उस वोटर से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेगा और वोटर को वोटिंग मशीन में एक टेस्ट वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति देगा। यह उसकी उपस्थिति और उम्मीदवारों का या मतदान एजेंडों का उपस्थिति में होगा और प्रिंटर द्वारा जनरेट की गई पेपर स्लिप का निरीक्षण किया जाएगा। अगर आरोप सही पाया गया तो पीठासीन अधिकारी तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेगा और उस वोटिंग मशीन में आगे की वोट रिकॉर्डिंग रोक देगा। वहीं अगर आरोप झूठा पाया जाता है और पेपर स्लिप वोटर द्वारा दर्ज किए गए टेस्ट वोट से मेल खाता है तो पीठासीन अधिकारी उस वोटर से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के आशय की जानकारी देगा। इसके साथ ही फॉर्म 17A में उस उम्मीदवार की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करना होगा जिसके लिए ऐसे टेस्ट वोट दर्ज किए गए हैं। साथ ही उस वोटर के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा और आइटम 5 और फॉर्म 17C के पार्ट 1 में ऐसे टेस्ट वोट के संबंध में जरूरी एंट्री की जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले की शुरुआती जांच में 30% तक ईवीएम पाई गई थी खराब। पूरी तो 2019 में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, तो मतलब मैं चाहती थी कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले हैं। कल पहला चरण के इलेक्शंस है, मतलब 19 को से शुरू हो रहे हैं वोट। तो गाइज़ मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को अपने रूल्स पता होने चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा सिनारियोज आपको वहाँ इलेक्शन बूथ पे जाके ऐसा कुछ दिखता है तो आप वोटिंग आपके राइट्स हैं, आप उनको फाइट कर सकते हैं। सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। उम्मीद करती हूँ वो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर नहीं भी पसंद आया होगा तो डेफ़िनेटली आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। So that's all for today. Thank you so much for giving me this opportunity, and you guys are supporting me a lot. Thank you so much, and stay tuned for my next video.